समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। 18 जून को गृहमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड की स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 की महामारी से निपटने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक समेकित रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के अब तक संक्रमित मामलों की संख्या 89,000 को पार कर गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औषध खोज हैकाथन की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं समेत सभी लोगों से इस हैकाथन में बड़ी संख्या में भाग लेने और कोविड की कारगर औषधि विकसित करने की अपील की। इस अभियान का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। ये जो महामारी है, इस संकट का निदान भारत की धरती से निकलना चाहिए। पूरे विश्व के कल्याण के लिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारा देश विश्व कल्याण का देश है और इसलिए ये ताकत हमें आनी चाहिए। मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ इस अवसर पर। सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं वो आज से इस विजन और मिशन के साथ इसको दौड़ करके रिजल्ट की उस परिणति तक चुप न बैठें, बल्कि सबका उस दिशा में योगदान होगा। साझा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये बैंक नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस में स्थापित किया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बैंक के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में आगे आने का अनुरोध किया। प्लाज्मा देने के लिए इच्छुक दानकर्ता 1031 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 8800007722 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर इच्छुक दानकर्ताओं से संपर्क करेंगे और उनकी पात्रता की जांच करेंगे। केवल वही लोग प्लाज्मा दे सकते हैं जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं। 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाले 18 से 60 आयु वर्ग के लोग कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा दान कर सकते हैं। जो महिलाएं मां बन चुकी हैं और ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है वो प्लाज्मा देने के लिए पात्र नहीं हैं। डॉक्टर की सिफारिश के बाद ही प्लाज्मा दिया जाएगा। दिल्ली उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने की अनुमति दी थी, जो कि अभी भी परीक्षण के चरण में है। आईसीएमआर ने भी प्लेसिड ट्रायल शुरू किया है और इस अध्ययन का नमूना 452 है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 3,59,860 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 59.51% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 19,148 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,04,641 हो गई है। एक दिन में 434 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 17,834 हो गई है। 2,26,947 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,29,588 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 90,56,173 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर लगातार जांच में वृद्धि कर रहा है। अब तक 1,065 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है। इनमें 768 सरकारी और 297 निजी प्रयोगशालाएं हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 2,442 नए मामले सामने आए हैं।
इन्हें मिलाकर कुल संख्या 89,802 हो गई है। दिल्ली में अभी 27,000 से अधिक संक्रमितों का इलाज चल रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 59,992 रोगी ठीक हो गए हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 66.80% है। पिछले 24 घंटे में 1,644 रोगी ठीक हुए हैं और 61 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 2,803 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.27% हो गई है। मृतकों की दर केवल 1.5% है। रिपोर्ट के अनुसार आज 63 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 459 हो गई है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा सदस्य शाहनवाज आलम कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना से संक्रमित होने वाले वो राज्य के तीसरे विधायक हैं। उधर राज्य में इस समय लगभग 2300 लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सावन के महीने में राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले श्रावणी मेलों को स्थगित कर दिया है। राज्य के सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। बिहार में एक मंत्री और 2 विधायकों के संक्रमित होने के बाद जनप्रतिनिधियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विधायकों को आम लोगों से मिलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य एहतियात बरतने को कहा है। जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी गई है कि वे संवेदनशील इलाकों में जाने से परहेज करें। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 10,205 हो गई है। उपचार के बाद 7,811 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2,319 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77% हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सूची से 9 क्षेत्रों को हटा दिया है, जबकि 15 नए क्षेत्रों को इस जोन में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अहमदाबाद शहर है। सूरत और वडोदरा इसके पीछे है। राज्य में कोविड-19 के कुल 32,000 मामलों में से आधे से अधिक मामले अकेले अहमदाबाद में है। शहर में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जूझ रहे अहमदाबाद नगर निगम ने 9 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन से हटा दिया है, लेकिन दूसरी ओर शहर के अन्य 15 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डालना पड़ा है। इन क्षेत्रों में मणिनगर गादी संस्थान मंदिर मणिनगर, कर्णावती पार्क सोसाइटी, लवकुश हाइट्स, जय मित्र सोसाइटी, चाणक्यपुरी, सायोना सिटी, आजम सोसाइटी, साईनाथ सोसाइटी, महावीर नगर और राधाकृष्ण मंदिर के पास की गली शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ग्रामीण विकास पर केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत करें। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने वाले युवाओं के लिए ग्रामीण विकास उन्मुखी योजना शुरू करने के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पिछले 2.5 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना इस दिशा में बेहद सफल साबित हुई है और करीब 3500 परिवारों ने योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। योजना के तहत सब्जियां और फलों को लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह राज्य के 4 जिलों के 18 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पारंपरिक हस्तकला, हथकरघा, स्थानीय कलाकृतियों, लकड़ी और धातु शिल्प को पुनर्जीवित करना है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तर प्रदेश सरकार आज से मेरठ संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रही है। इन जिलों में सर्वाधिक संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी हैं। इस प्रकार का अभियान राज्य के अन्य भागों में भी चलाया जाएगा। राज्य सरकार कोविड की जांच के लिए गाजियाबाद जिले में एक बड़ी प्रयोगशाला भी स्थापित करेगी।
10 दिन लंबे इस अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमें परिवार के सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगी और उनसे जुड़े आंकड़े इकट्ठा करेंगी। स्क्रीनिंग के साथ ही ये टीमें स्क्रीनिंग वाले घर पर एस का निशान बनाकर स्क्रीनिंग की तारीख अंकित कर देंगी। इस अभियान से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान और उनके जल्द उपचार में आसानी होगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के जिलों पर खास ध्यान देने को कहा है। ये जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब हैं और इनमें कोविड संक्रमित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्होंने हर किसी से स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 70% पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लालबाग राजा गणेश मंडल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस वर्ष गणेश चतुर्थी समारोह रद्द करने की घोषणा की है। इसी मंडल द्वारा मुंबई की प्रसिद्ध गणपति प्रतिमा स्थापित की जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह के स्थान पर आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा और कुछ सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग सा राजा गणेश मंडल ने इस वर्ष गणेश उत्सव न मनाने का फैसला किया है। उत्सव मनाने के बजाय वे मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का योगदान दे रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस के कारण जो पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों को मंडल द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए 20 सैनिकों के परिवारों को भी वे सम्मानित करेंगे। इस वर्ष मंडल ने रक्तदान और प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन कर त्योहार मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पहल की सराहना की और कहा है कि इस फैसले से कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य की लड़ाई और मजबूत होगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें 20 कैबिनेट और 8 राज्य स्तर के मंत्री हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नए मंत्रियों में कैबिनेट रैंक के 20 और राज्य मंत्री स्तर के 8 मंत्री शामिल हैं। अब भाजपा सरकार में कुल 33 मंत्री हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के 23 मार्च को रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से यह मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार है। पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया था। आज के विस्तार में सिंधिया खेमे से शामिल होने वाले मंत्री फिलहाल विधायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मार्च में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। राज्य में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिन पर जल्दी ही उपचुनाव होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्राथमिकता के आधार पर तनाव घटाने पर जोर दिया है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को भारत के चुशुल में बातचीत हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की ये तीसरी बैठक थी। ये बैठक विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 17 जून को हुई बातचीत के बाद आयोजित की गई थी। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई थी कि पूरी स्थिति का समाधान जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा और दोनों देश 6 जून को बनी समझ के अनुसार अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को देश के किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए ऐसी किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी की जाएगी और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट दी जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत द्वारा चीन की ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा है कि ये चीन पर डिजिटल आक्रमण है।
एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने भारत की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि क्लीन ऐप के दृष्टिकोण से भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने सोमवार को 59 चीनी मोबाइल ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि वे संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हैं। प्रतिबंधित ऐप में टिकटॉक और वीचैट शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुर और किरनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार आज सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई इस गोलीबारी का थल सेना ने करारा जवाब दिया। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तमिलनाडु के त्रिची के निकट नामक्कल में कल रात पुलिस के विशेष दल ने छापा मारकर 10 लाख रुपए कीमत का गुटखा और पान मसाले का अवैध भंडार पकड़ा है। इस अवैध सामग्री को ले जाने वाली मिनी वैन को भी जब्त कर लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहरी क्षेत्रों में वन भूमि को इन शहरों के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। भारत के महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अनूठी वन भूमि का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर लगाए जाने वाले 12,000 पौधे दिल्ली के कार्यालयों के लिए एक आदर्श होंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस तरह के वन लगाने की मियावाकी तरीके से तापमान में 14 डिग्री तक की कमी होती है और नमी में 40% तक की वृद्धि होती है। ये नया जंगल का टेक्निक है और देखने लायक है। अभी तो 6 महीने ही हुए। 3 साल के बाद ये जब पूरा फूलेगा फलेगा तो ये आनंद देगा, उपयोग भी देगा और कार्बन सोख भी लेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा। यही तो जिंदगी का नाम है। पेड़ की जिंदगी इसीलिए होती है और पेड़ CAG ने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक अपने कंपाउंड में ही तैयार की है, ये मैं कह सकता हूँ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद एशिया में गैस की मांग में वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में उभरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के निरंतर नीतियों और प्रयासों के साथ साथ तेजी से पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे के विकास के कारण संभव होगा। श्री प्रधान कल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक संयुक्त वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में 5 और महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना के दूसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहे। असम में 20 जिलों के 12 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट, तेजपुर, ग्वालपाड़ा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बाढ़ में अब तक 34 लोगों की जान गई है। बाढ़ से सड़कों, बांधों और पुलियों सहित विभिन्न आधारभूत ढांचों को क्षति पहुंची है। 16,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 80% हिस्से में पानी भर गया है। उद्यान के 25 वन्य जीवों की भी मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। हमारे लखनऊ संवाददाता ने राहत आयुक्त के हवाले से खबर दी है कि प्रयागराज, अयोध्या, मऊ, बलिया और बस्ती जिलों में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 28 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। शहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा रोकामलोवा का कल राहत आइजोल में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। रोकामलोवा 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और 1990 में विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वो ललथन हावला सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में कल हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। संवैधानिक संशोधनों पर हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के 2 जाने माने अमेरिकी उन 38 प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका की कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये है पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज शेट्टी। उन्हें अमेरिका में कोविड-19 के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। अमेरिका ने शिनचांग सहित चीन के तमाम शहरों में जबरन श्रम और मानवाधिकार हनन के आरोपों से घिरी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए कारोबारी परामर्श जारी किया है। ये पिछले कुछ दिनों से ट्रंप प्रशासन द्वारा किए जा रहे सख्त उपायों की ही श्रृंखला में एक और कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की हुवेई और जेटी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उइगुर मानवाधिकार नीति कानून पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कल कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग और ब्रिटेन से किए वायदों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस क्रूर कानून के कई प्रावधानों और उस क्षेत्र में रह रहे अमेरिकियों सहित तमाम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।